से पहले जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे या और भी लोग होते थे, ठीक है, वो एक बार कोई चीज पढ़ लेते थे तो उनकी स्मृति पावर इतनी अच्छी रहती थी कि 5 साल 2 साल बाद भी वो रिकॉल करके आपको बता देते थे। वो कौन सी ताकत थी? वो योग की ही शक्ति थी। ठीक, आप लोग भी अपने जीवन में ये सब चीजें जो बता रहे हैं, स्प्रिंग इक्विनेक्स और ऑटमन इक्विनेक्स, ठीक, आज के दिन में प्रकृति में दिन और रात के बीच में संतुलन होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम आज के दिन को शारदीय विषुव कहते हैं। ठीक, जैसे प्रकृति में आज के दिन में दिन और रात का संतुलन है, वैसे ही आयुर्वेद बोलता है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा, किसको किसको? शरीर, मन और आत्मा, उसको हमें प्रकृति और समय के बीच में संतुलन बैठाना चाहिए। और पूरे आयुर्वेद का सिद्धांत इसी पे टिका है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का, अपने प्रकृति और जो समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उसके बीच में संतुलन स्थापित करना है। तो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो आज के दिन में हम एग्जाम्पल के रूप में प्रकृति में देखते हैं। इसी वजह से हमारी सरकार ने आज के दिवस को आयुर्वेद दिवस मनाने का संकल्प लिया है। ठीक, आयुर्वेद बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आयु और वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान और आयु मतलब जीवन, लाइफ, यानी साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब, आयु मतलब क्या? जीवन, यानी हम अपना जीवन जो जी रहे हैं उसका क्या साइंस हो जिससे हम हेल्दी बने रहें। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहना। ठीक, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जो भी हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं या उद्देश्य है वो कभी हम पूरा कर सकते हैं? कोई भी काम करना हो उसके मूल में क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ नहीं तो हमारा सब उद्देश्य, हमारा सब काम, सब धरा का धरा रह जाए। तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहना। और फिर दूसरा जो हमारी महत्वाकांक्षा है आप लोग की है, स्कूल में आना, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और अच्छा नंबर ले आना। ठीक, इस स्वस्थ रहने के सिद्धांत को आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक, आयुर्वेद बोलता है कि हमारी जो आयु है, आयु यानी हमारा जीवन, ठीक, वो 4 पेंडुलम में हमेशा चलती रहती है। जैसे सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। अगर हम आपके रेस्पेक्ट में बताएं, ठीक, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, हम सभी लोग अपने जीवन में ये 4 प्रकार का जीवन आता जाता रहता है। ठीक, स्वस्थ आयु या सुख आयु। सुख आयु मतलब स्वस्थ आयु, जब हम हेल्दी हैं, अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, रोज स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए खुशी देने की बात है। तो वो आयु या वो जीवन जो चल रहा होता है उसको हम लोग सुखी आयु कहते हैं। और वही अगर हम बीमार हो गए तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाता है? रोगी आयु यानी दुखी आयु। ठीक, चौथा जीवन होता है हित आयु। हित आयु यानी हम अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, इस विद्यालय के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो वो हमारा जीवन क्या कहलाता है? हित आयु। ठीक, और सभी का स्कूल विद्यालय का मेन उद्देश्य 2 ही चीज होता है। एक, आपका आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, और दूसरा पहलू होता है कि आपका चरित्र का निर्माण इतनी अच्छे तरीके से हो कि जब आप विद्यालय छोड़ के जाएं तो विद्यालय आपके ऊपर गर्व करे, आप कहीं भी रहें तो समाज के लिए एक अच्छा कार्य करें। और दूसरी, चौथी आयु होती है अहित आयु। अहित मतलब अगर आप अपने लिए, मित्रों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाता है अहित आयु। आयुर्वेद बोलता है कि हमारी आयु, हर एक व्यक्ति की आयु इन्हीं 4 पेंडुलम में चलती रहती है। अब ये हमारा बुद्धि विवेक है कि हम किस चीज़ को चूज करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे मुख्य है हमें क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? स्वस्थ आयु चाहिए। क्या चाहिए सबको? हेल्दी स्वस्थ आयु। तो स्वस्थ आयु कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले ये सवाल आएगा अपने दिमाग में। क्या आएगा अपने दिमाग में? कि हम कैसे हेल्दी रहें। ठीक, इस सवाल का उत्तर देने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, कैसे लोग हेल्दी रहते हैं और कैसे हेल्थ मेंटेन करते हैं।
आप सभी ने अक्षय कुमार का नाम सुना ही है, ठीक। अक्षय कुमार आज के डेट में कितने उम्र का है आपको पता है? कितनी उम्र है? 58 ईयर, 58 साल। उसको देख के लगता है कि वो 2 साल में अगर सरकारी नौकरी में होता तो रिटायर हो रहा होता। पूरे बॉलीवुड का सबसे हेल्दी ऊर्जावान एक्टर अगर कोई है तो वो है अक्षय कुमार। अभी मैं उसका 3 दिन पहले इंटरव्यू सुन रहा था आपकी अदालत में, तो उसने कहा मेरी उम्र 58 साल हो गई है और मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने सूर्योदय न देखा। सोचो, एक सिंपल सी सीख कि वो अपने जीवन में प्रत्येक दिन पे सूर्योदय से पहले उठ जाता है। और दूसरा उसने बताया मेरा जीवन का एकमात्र सुख है सिंपलिसिटी, सिंपल आहार खाता हूँ, जैसा हमारा भारतीय संस्कृति में आहार है वैसे ही आहार करता हूँ। उससे पूछा तो फिर आप कैसे करते हैं, सेट पे जाते हैं तो बाहर? तो उसने बोला भगवान की दया से मेरे पास पैसा है तो मैं अपना किचन और अपना रसोइया साथ लेके जाता हूँ और ज़्यादातर समय मैं खिचड़ी दाल चावल यही खाता हूँ। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति सिंपल सिटी को ही अपने जीवन का आदर्श मानता है और उसका रिजल्ट हमें दिखता है और हम सभी उसे प्रेरित होते हैं कि वो व्यक्ति 58 साल का होने के बावजूद भी इतना स्वस्थ है। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा, बाबा रामदेव का नाम सुना है? बाबा रामदेव 59 ईयर्स के हैं। कितने हैं? 59 ईयर्स के। और 30 साल का कोई भी मैदानी का युवा हो और बाबा रामदेव को खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है बाबा रामदेव उसको हरा सकते। आज भी बाबा रामदेव के बाल और दाढ़ी सब देखो ब्लैक पूरे बने हुए। ठंडी में वो व्यक्ति एक वस्त्र पहनता है पूरी ठंडी भर। और कहाँ रहते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश। वहां तो और ठंडी पड़ती है। किस आधार पे रहते हैं? वो सब तो हमने उनको देखा नहीं बीमार होते हुए, वो स्वस्थ है। तीसरा आप देखो अपने मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, पिछले 8 वर्षों से आप देख रहे हैं सब लोग पढ़ते हो 4 बजे उठ जाते हैं और कितने बजे सोने जाते हैं? 11 से 12 बजे। मुश्किल से 3 घंटे सोते हैं। और 8 साल में मैंने नहीं देखा उनको कभी बीमार होते हुए। बस मैंने कोविड में उनको 5 दिन देखा था, कोरोना हो गया था तो वो होम क्वारंटाइन पे बीमार हुए थे। उस समय तो सभी बीमार हो गए। ठीक, हमारे सामने ऐसे उदाहरण है और उनकी उम्र कितनी है? 53 साल। और काम करने में मुझे तो नहीं लगता वो मेरे को भी पीछे कर देंगे। हम उनका 40 या 30% भी आज काम नहीं करते। वो 53 साल का। और तो और छोड़िए, एक 75 साल का बुढ़ा, यही तो हम कहेंगे ना 75 साल में हम क्या कहते? वृद्ध कहेंगे, बुढ़ा कहेंगे। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के आज हो चुके हैं और वो भी नियमित रूप से 4 बजे उठते हैं और 11 से 12 बजे सोने जाते हैं। 2002 में वो मुख्यमंत्री बने थे और 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। और 2014 से मैं उनको नियमित रूप से देख रहा हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद और हेल्थ में हूँ। तो मेरा बस एक ही ध्यान रहता है कि वो व्यक्ति पिछले 11 साल से एक भी छुट्टी नहीं लिया, एक भी छुट्टी नहीं है, न ही वो व्यक्ति एक भी दिन बीमार हुआ है। हम आप दीपावली पे छुट्टी मनाते हैं, वो दीपावली पे पहाड़ों पे रहते अपने जवानों के लिए। ऐसा कैसे कर लेते? अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है, सभी को पता है कि वो व्यक्ति पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं और सिर्फ नींबू पानी, पता है ये बात? सिर्फ नींबू पानी पूरे 9 दिन कैसे रह लेते हैं? कभी दिमाग में आया तुम्हारे? उनके जितना काम हम क्यों नहीं कर पाते? कभी दिमाग में आया? उनके जीवन का सभी का तुम इंटरव्यू सुनो, बायोग्राफी पढ़ो, सब लोग यही बताएंगे कि हमारे जीवन का मुख्य 3 आधार है। क्या है 3? आहार, निद्रा और आचरण। आचरण मतलब नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, और आचरण मतलब हमारा पर्सनल, फैमिलियर या सामाजिक हमारा आचरण कैसा हो ये। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमारा स्वस्थ या हमारा स्वास्थ्य रहना इन्हीं 3 पिलर पे डिपेंड करता है। किसके किसके? आहार, निद्रा और आचरण। ठीक, पहला आहार। आहार कैसा होना चाहिए? हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट होता है ना, पढ़ा है ना आप लोगों को? क्या होना चाहिए? उचित और पोषित आहार होना चाहिए। ठीक, 2 प्रकार के आहार हैं बाजार में, एक जो आपको पोषण प्रदान करते हैं और दूसरा जो आपके पोषण को छीनते हैं।
आहार के संबंध में जब भी आप यहाँ से जाइए तो 5 सवाल अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी आहार आपके सामने आए कोई भी, आपको ये 5 सवाल उससे पूछना है, यानी अपने बुद्धि से पूछना है, क्या ये आहार हमारे सेहत के लिए हितकारी है? इट इज ए गुड फॉर माई हेल्थ। क्या ये हमारे सेहत को सही रखेगा? अगर वो सही रखेगा तो वो आपके लिए गुड फूड है, ठीक। अगर वो आहार आपके लिए बैड है, क्या वो हमारे लिए अहितकारी है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या है? बैड फूड है। तो 2 चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए गुड फूड है और क्या हमारे लिए बैड फूड है। बैड फूड के बारे में तो सभी जानते हैं, उसमें तो कोई बोलना नहीं है, ठीक। किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लें कि चाउमीन खाना लगातार हफ्ते में 5 दिन गुड फूड है कि बैड फूड? और कितने लोग खाते हैं, ठीक। देखो, नियमित रूप से पूछना है आपको कि हमें आहार कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है, ठीक। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है। इसका मैं उदाहरण दूँ। जैन समाज में आप लोग देखा है, बहुत बच्चियाँ होंगी जैन समाज की, ठीक, अगल बगल देखती भी हैं। आप उनके दादा या उनके जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछो तो वो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते ना। सूर्यास्त के बाद अक्षय कुमार भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, ठीक। और आयुर्वेद साइंस भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक। यह भोजन हमें रात्रि में सायंकालीन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। पहले गांव में भी हम लोग अपने दादा या दादी लोगों से पूछो, वो लोग भी पहले भोजन जल्दी कर लेते थे और जल्दी सो जाते थे। तो आहार के संबंध में हमें 5 सवाल याद रखने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ठीक। 5 सवाल। अब आते हैं निद्रा। हम लोग अभी क्या है कि युवा है, हमें नींद बहुत आसानी से आ जाती है या जल्दी आ जाती है, तो हमें निद्रा का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। अगर निद्रा का इम्पोर्टेंस या महत्व आपको समझना है तो आप कभी मेरे चिकित्सालय आओ और कोई एक ऐसा रोगी आए जिसको नींद ना आती हो, उससे पूछो कि नींद कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर उसको हम सोना हीरा जवाहरात दे दें और एक तरफ नींद दे दे तो बोलेगा सर हमें नींद दे दो, हमें सोना हीरा। आज के हमारे इस कार्यक्रम 10वें आयुर्वेद दिवस के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती शीलम गुप्ता जी मैम, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मेहरौनी का। डॉक्टर राहुल जसवाल सर से आग्रह है कि डॉक्टर अब्दुल अहमद सर क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी का स्वागत करें। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर राहुल जसवाल सर से आग्रह करूंगा कि वो आयुर्वेद दिवस के बारे में 2 शब्द कहें। क्षमा चाहूँगा। आयुर्वेद दिवस के 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि वह धन्वंतरी भगवान के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम को प्रारंभ करने की।
पंचायत अध्यक्ष मैरोनी श्रीमती नीलम बड़ौनिया मैडम और हमारे बीच उपस्थित बालिका इंटर कॉलेज मैरोनी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैरोनी, हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती शीतल गुप्ता मैडम और हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अर्जुन लाल अहरवार। हम सभी आपका स्वागत करते हैं अपने आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में। और जैसा हमें शासन ने बोला है आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए, हमने आपको बताया आज हम लोग क्यों यहाँ पे एकत्र हुए हैं और क्यों आयुर्वेद दिवस को हम लोग मना रहे हैं। ठीक, भारत सरकार की मंशा है कि हम आयुर्वेद और योग जो हम लोग भूल गए हैं, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो हम लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमें क्या होना है, आत्मनिर्भर। ठीक, हमें आत्मनिर्भर करना है और स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेशी अगर चिकित्सा ना अपनाया तो फिर कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और कैसे हम स्वदेशी हो सकते हैं। तो स्वदेशी चिकित्सा के रूप में हमारे पास हमारा खुद का धरोहर है आयुर्वेद और योग, जिसको हम लोग भूल गए हैं। और अगर आपको या आप लोग अपने दादा परदादा से पूछेगा या आप खुद ही बुद्धि विवेक लगाइए कि आज से 100 वर्ष पहले हमारे भारतीय समाज का या हमारे भारत का मुख्य चिकित्सा क्या था। अगर आप कभी अपने पुराने से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि हमारे समाज का या हमारे भारत का मुख्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही था। आप अपने दादा परदादा से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि आज के 20 से 30 साल पहले जो सुविधाएं आज एलोपैथ दवाइयों की मिल रही है वो नहीं थी। तो वो बीमार नहीं होते थे, बीमार तो होते थे। तो कहाँ जाते थे इलाज कराने? कहीं भी आप पूछिएगा तो 4-5 गांव के बीच में कोई ना कोई आपको वैद्य जरूर मिल जाता था जो वहाँ वो इलाज कराने जाते थे। आज उन वैद्यों की संख्या बहुत कम हो गई है और बहुत से ऐसे ज्ञान थे जो आपके दादा दादी जब शुरू में ही बीमार होते थे, जो अपने अगल बगल जो हमारे पेड़ पौधे हैं जिनको हम भूल चुके हैं, उनके औषधीय गुणों को वो लोग जानते थे और पहचानते थे और उसको प्रयोग करते थे और वो स्वस्थ हो जाते थे। आज हमें बात बात पे जो शहर भागना पड़ता है वो लोग छोटी मोटी बीमारियां अपने घर पे ही ठीक कर लेते थे आयुर्वेद और योग के माध्यम से ही। ठीक, उसी जो भूली हुई परंपरा है, जो बहुत विकसित परंपरा थी, जो समय काल के अनुसार मुगल काल के बाद, फिर ब्रिटिश आने के बाद, फिर आज़ादी के बाद हमारे सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे काल के गाल में कोई भी कितना भी शिखर पे हो, अगर उसकी अपेक्षा कर दी जाएगी और 200-300 सालों से, तो वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है या उसकी जो उज्ज्वलता होती है, ऊर्जा होती है, चमक होती है, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। तो अभी वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर और स्वदेशी के अभियान के आधार पे आयुर्वेद को और भी बढ़ावा दे रही है और विगत 10 वर्षों से आयुर्वेद पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और आयुर्वेद पे खूब रिसर्च और फोकस किया जा रहा है। और आयुर्वेद के संदर्भ में ही हम आपको बता दें कि अगर आपको आयुर्वेद की सेवा लेनी है तो अपने जिला में डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में ही करीब आयुर्वेद के 34 अस्पताल उपलब्ध हैं। आपके मैरोनी में ही आयुर्वेद का अस्पताल है, सिलावन में है, इधर गढ़ा से अगर बच्चियाँ आती हैं गढ़ा में है, सतवासा में है, निवाड़ी में है, दोना में है, आपके अगल बगल इतने चिकित्सालय हैं। अब तो सरकार बहुत ढेर सारी दवाइयाँ भी भेज रही है। अगर आपके परिवार में या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमें आयुर्वेद चिकित्सा की ज़रूरत है, आप आइए, निःशुल्क, मुश्किल से 1 रुपये में आपको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। और तो और सरकार ने आपके ज़िला में 50 बेड का आयुष अस्पताल खोला है देलवारा में। अगर कोई देलवारा में जाता आता होगा तो उसने देखा भी होगा, वहाँ रोगी भर्ती भी हो सकते हैं। और पंचकर्म का अगर आपने नाम सुना होगा तो अब पंचकर्म बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, तो पंचकर्म की भी वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। यही सब बताने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हम आपके बीच में यहाँ आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग
जैसा अभी आप मैम आपके आने से पहले हम लोग का एक लेक्चर चल रहा था आयुर्वेद और योग के महत्व के संदर्भ में, तो हम लोग निद्रा तक पहुंच चुके थे। ठीक, निद्रा के संदर्भ में हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि निद्रा उचित और प्रॉपर होना चाहिए। कितना प्रॉपर स्लीप होना चाहिए और गुड स्लीप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दो चीज़ें, गुड स्लीप और प्रॉपर स्लीप। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है, लेकिन भारतीय सभ्यता में ये देखा गया है कि जितना बड़े से बड़े योगी होते चले गए हैं या जो योग का निरंतर अभ्यास करते हैं, उनकी निद्रा की ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जाती है और वो जागृत अवस्था में ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं और अपने कार्य को करने में बेहतर ढंग से करते हैं, जिसका मैंने आप लोग के बीच में उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ठीक, तो निद्रा दूसरा, और तीसरा मैंने क्या बताया था? आचरण। आचरण मतलब अगर हम सिंपल बातों में बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम करना और नियमित रूप से योग आसन करना। ठीक, आज किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि व्यायाम का हमारे जीवन में आज के संदर्भ में कितना महत्व बढ़ गया है। ठीक, अभी तो आप लोग बच्चे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, कोई साइकिल चला के आता है 4 किलो 5 किलोमीटर से, लेकिन जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे घर में धीरे धीरे सुविधा आती जा रही है और मशीनीकरण होने के साथ साथ हमारा शारीरिक जो श्रम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम आरामदायक जीवन अपनाने लगते हैं और व्यायाम हमसे छूट जाता है। ठीक, और इसी संदर्भ में हमारी सरकार योग दिवस को 21 जून को योग दिवस मनाती है। ठीक, और योग का कितना महत्व है अगर आपको समझना है तो 21 जून को आप टीवी खोल लीजिए। ठीक, और सुबह 8 बजे बैठ जाइए, आपको दिखेगा कि सुदूर उत्तर में सियाचिन से लेकर सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी तक, ठीक सुदूर पश्चिम में द्वारका से लेकर सुदूर पूरब के अरुणाचल प्रदेश तक हर एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करते हुए आपको मिल जाएंगे। अपने भारत देश को छोड़िए, ये तो भारत योग की भूमि है, आपको पूरी दुनिया योग करते हुए 21 जून को मिल जाएगी। क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या अरब, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब के सब आपको योग करते हुए मिल जाएंगे। आपको कभी दिमाग में ऐसा लगा कि पिछले 7-8 सालों में दुनिया ऐसी पागल क्यों हो गई है योग के पीछे? ऐसा कभी समाज दिमाग में आया कि योग की इतनी ज़रूरत क्यों हो गई है समाज को? हर एक व्यक्ति को योग क्यों ज़रूरत है? पता है, सभी लोग जानते हैं कि आज हम मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ होते जा रहे हैं। यूरोप में जो बहुत विकसित देश है या अमेरिका में आप रिपोर्ट पढ़ोगे 40% आबादी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और रोज़ मानसिक रोगों के लिए दवाई खाती है, यानी तनाव में उनका जीवन बीतता है। आज वही धीरे धीरे हमारे भारतीय जीवन में भी वो तनाव हमारे घर के अंदर हमारे दिमाग में घुसता चला जा रहा है। और इस तनाव का क्या कारण है? ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा करना। और एक स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दिल मांगे मोर, सुना है ना? ये दिल मांगे मोर का जो कॉन्सेप्ट है ये रुक ही नहीं रहा है। आज हम नया ड्रेस लिए, 2 महीने बाद पुराना हो गया, फिर हमें नया चाहिए। आज हम नया मोटरसाइकिल लिए, 2 महीने बाद पुराना हो गया, हमें नया चाहिए। आज हम नई कार लिए, 1 साल बाद पुराना हो गया, हमें नया चाहिए। आज हम नए आभूषण लिए, 2 साल बाद पुराना हो गया, हमें नया चाहिए। ये रुक ही नहीं रहा है आदमी के अंदर, ये जो प्रवृत्ति है दिल मांगे मोर, रुक ही नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो संचय कर रहा है, इससे उसके अंदर असुरक्षा की भावना आ रही है और दिन पर दिन हर एक व्यक्ति नेगेटिव विचार और नेगेटिव अप्रोच और नेगेटिव थॉट और एक्सेसिव थॉट के जंजाल में फंसता चला जा रहा है। आप सभी देखो, कोई भी डॉक्टर हो, हम लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला जो उपचार बताते हैं ये यही कहते हैं, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो, व्यायाम करो। पहला, कहीं भी आप एम्स भोपाल चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, झांसी चले जाओ, पहला उपचार आपको कोई भी डॉक्टर यही बोलेगा, स्ट्रेस फ्री रहो और रेगुलर एक्सरसाइज योग करो। ठीक, तो अपने योग में जो आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन है ये और आचरण, स्वस्थ रहने का यही 3 मुख्य आधार है। ठीक, आयुर्वेद सिर्फ स्वस्थ रहने की बात नहीं करता है,
अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं, रोगी के रोग के पीड़ा को दूर करना। आयुर्वेद में रोग के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। हम सभी ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं होता है। हम आपको बताएं, आयुर्वेद में पेट के जो संबंधित रोग हैं, ठीक, या जोड़ से संबंधित रोग हैं, या आपको स्किन डिजीज हो गया है, एलर्जी हो गया है, अस्थमा हो गया है, या आपको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, या आपको अभी यंग एज में जो पीरियड से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन सभी का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है। ठीक, एक सूत्र रूप में जो मैं सभी को बताता था, अपने बच्चों को भी, अगर 1 महीने से ज़्यादा आपके परिवार में या आप एलोपैथ दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं और मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके नज़दीकी कोई भी आयुर्वेद अस्पताल हो, वहाँ पे जाइए, परामर्श लीजिए, एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद भी अपनाइए। तो क्या सूत्र लेना है? 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई भी परिवार का सदस्य एलोपैथ दवाइयाँ यूज करने के बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हम अपने आयुर्वेद के रास्ते पे जाएं, अपने नज़दीकी चिकित्सालय जाएं और आयुर्वेदिक परामर्श लें। आप लोग बुद्धिमान हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में मेरी बात पहुँच जाए। ठीक, और मैंने बताया आपके नज़दीक कितने अस्पताल हैं। ठीक है, तो रोग से संबंधित आयुर्वेद में भी बहुत इलाज है। और आयुर्वेद पता है, जैसे आप लोग को इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग एंटीबायोटिक खाते हो। ठीक, आयुर्वेद कहता है कि 2 तरीके की परवरिश होती है। 2 बच्चे हैं और 2 माँ हैं। एक बच्चा बाहर कोई उसको घेर लिया तो माँ बोलती है उसको ताकतवर बनाएगी, उसको सिखाएगी और बोलेगी जाओ तुम लड़के आओ उससे। और एक माँ है, एक बच्चे को बोलेगी अच्छा तुम्हें वो मार रहा है, तो वो खुद जाके मार के आ जाएगी। अब कुछ सालों का अगर ऐसे ही 2 बच्चों का परवरिश होता रहा तो बताओ 5 साल बाद कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होकर निकलेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला ना, कि जिसमें माँ उसको सिखाए कि जाओ तुम अपने मुसीबत को लड़ो और तुम शक्तिशाली बनो और मुसीबत से लड़के जीत के रहने के संदर्भ में। और आयुर्वेद से बताए, आयुर्वेद में आपको बता दें कि फादर ऑफ मॉडर्न जो सर्जरी माना जाता है वो हमारे आचार्य संस्कृत को ही माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? अपने आचार्य संस्कृत को ही। ठीक, इस तरीके से हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के भी उपाय हैं और रोगी हो जाते हैं तो रोग के लिए भी अच्छे इलाज हैं और बहुत ढेर सारी दवाइयाँ भी हैं। और सरकार इसमें खूब मदद भी कर रही है, अस्पताल पे खूब ख्याल भी रख रही है, पैसे भी भेज रही है, अस्पताल भी बन रहा है, दवाइयाँ भी खूब आ रही हैं। और हम लोग को आपके यहाँ जैसे आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, योग दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ऐसे ही सरकार पोषण माह भी चलाती है कि आप संतुलित आहार लीजिए। ऐसे ही अभी सरकार सशक्त स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार योजना भी चला रही है। ठीक, हमारा और आपका मेन उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से जाइए तो आयुर्वेद को जानिए, आयुर्वेद के बारे में पढ़िए और आयुर्वेद को अपनाइए। तो 3 ही मेरा मुख्य वक्ता, मेरे बोलने का 3 ही यहाँ से वो है, आयुर्वेद जानिए, आयुर्वेद पढ़िए और आयुर्वेद अपनाइए। ऐसे आप रोग रहित रहेंगे, स्वस्थ होके आप सशक्त परिवार और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। और जब सशक्त समाज का निर्माण होगा तो सशक्त भारत और सशक्त विकसित भारत का निर्माण होगा। और ये युग स्त्री युग चल रहा है, मेरी बात ध्यान रखना, ये युग महिला युग है, स्त्री युग है, इसको हम लोग फीमेल एरा कहते हैं। आप ही को आगे जाके लीड करना है। आज जेट से लेके ड्रोन दीदी तक सब महिला चला रही हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर रोग रहित रहेंगे तो हमारा भारत भी विकसित रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राहुल सर, आपने बहुत अच्छा आयुर्वेद के संबंध में हमें ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम बड़ोनिया जी से अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द कहकर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माइक दे दीजिए।
नहीं ठीक है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के लिए आए हुए सभी डॉक्टर भैया आप सभी को मेरा नमस्कार एवं प्यारी बच्चियों। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और नियमित योगा करें और पौष्टिक आहार लें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप विकास की देश का मान बनाएंगे। थैंक यू मैम। अब मैं आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि श्रीमती शीला गुप्ता जी मैम से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहकर कार्यक्रम। आज के इस दिवस में जब 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में जिनके द्वारा ये आयोजित किया गया सम्मानीय आयुष अधिकारी महोदय डॉक्टर राहुल जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय चेयरमैन साहिबा मैडम जी, और इस कार्यक्रम में जितने भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो भी उपस्थित हैं उन सबको विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो अभी आयुर्वेद पर चर्चा चल रही थी, इस बारे में गहन जानकारी विभाग द्वारा बच्चों को जो प्राप्त करवाई गई है, उसके लिए विद्यालय परिवार अपना साधुवाद करता है। वास्तव में आज समाज की जो मनोदशा हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर, चिंतन को लेकर उनका जो दृष्टिकोण हो गया है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रति, प्रकृति के प्रति, आयुर्वेद के प्रति अज्ञानता ही है, और अज्ञानता ही हमें पतन की ओर लेकर जा रही है। सच में आज हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को इस बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। तो विभाग ने शासन के आदेशानुसार जो भी ये कार्यक्रम रखा, इसको हम अपना सौभाग्य मानते हैं। आयुर्वेद, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब विज्ञान, ज्ञान, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, रास्ता दिखाता है, तार्किक तथ्य देता है, वो आयुर्वेद है। ये हमारे बच्चों से अक्सर हमारी चर्चा होती है प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर, और आयुर्वेद ही ये कहें हमारे विद्यालय का आयुर्वेद और संस्कार, इन 2 टॉपिक्स पर हमेशा चर्चा होती है। तो बच्चों ये जान लो कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और प्रकृति में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं वो भी इन्हीं तत्वों के माध्यम से ली गई हैं जड़ी बूटियाँ। तो वो हमारे जीवन को बढ़ाएंगी, खत्म नहीं करेंगी। इसलिए हम सबको इस तरफ जाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, निसंदेह जो हमारा आचरण है यदि उसमें सुधार लाया जाए तो बीमारी नहीं होगी। तो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है आहार की, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और वो सुधर गया, हमारा खान पान सुधर गया, खाने का तरीका, पीने का तरीका, रहने का तरीका, नींद का तरीका, तो आप बीमार नहीं होंगे। बाकी हम लोग विस्तार से रोज चर्चा करते हैं। एक बार पुनः इस विभाग का हृदय से साधुवाद करते हैं जो आप लोगों ने इस विद्यालय को इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सम्मानित क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी महोदय डॉक्टर अर्जुन लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहकर कार्यक्रम करें। एवं हमारे बीच में गणमान्य प्राचार्य महोदय, आप लोगों ने हमारा जो है ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार के लिए आपने एक सुनहरा मौका और स्थान दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद हैं, हमेशा भी रहेंगे। मैं आप लोगों ने, इतने विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, आप लोगों ने उनसे ग्रहण किया है। मैं एक इस बात के लिए जोड़ देता हूं कि महिला शक्ति आज जो है, आज आप बच्चे हैं, इस स्कूल से निकल के जाएंगे तो आप जो है अपने क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान देंगे, तो आप बहुत महत्वपूर्ण शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो है बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ
कि हमारा इलाज ही किचन है और किचन ही बीमारी है। ये आप लोग ध्यान से सुनिए कि किचन में से ही इलाज शुरू होता है और किचन में से ही बीमारी शुरू होती है। हम लोगों को जब साफ़ सफाई का अच्छा ज्ञान नहीं होता है तो बीमारी की जड़ हो जाती है। और हम अगर उसी से ज्ञान सीखें, सारी चीज़ें हमारी किचन के अंदर मौजूद हैं, सारी औषधियाँ हमारी किचन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम उनको गुणों का अभाव है, उनको जो है उस जिम्मेदारी से नहीं लेते हैं। एलोपैथिक की ओर जरूर तुरंत भागते हैं कि हमको अगर चाकू छुरी लग गई तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो मलहम पट्टी लगवाएंगे। मेरे भाइयों बहन बच्चों, आपके घर में हल्दी है, आपके घर में घी है, इन दोनों चीज़ों को आप तुरंत लगाएंगे। सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है ये, इस पर विश्वास रखिए आप लोग। अगर अंदर से आत्मा आपकी ये गवाह नहीं देती है, जब तक कि हमारा विश्वास नहीं जागता है तब तक हम जो है इस पैथी को अपनाएंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो है अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये जड़ी बूटियों के डॉक्टर हैं। मेरे बच्चों, ये जड़ी बूटियों के डॉक्टर नहीं हैं, सबसे प्रथम ये स्वास्थ्य के रक्षक हैं। जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आत्मस्य विकार मना, जो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करते हैं। ये हम लोगों का जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो बीमारियां हैं उनको तो ठीक करते हैं, लेकिन आगे हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है और आगे हम भविष्य में बीमार नहीं हो। ये हमारी बहुत बड़ी पैथी है। शासन इस पर बहुत रिसर्च कर रहा है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। हम लोग पीछे खड़े हो जाया करते थे कि हम एक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के हैं, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री की महोदय जी की उससे और जो है अपने मुख्यमंत्री महोदय ने इस आयुर्वेद को इतना बढ़ा दिया है कि आज हमारा देश में नहीं विदेशों में गुणगान किया जा रहा है। तो हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि इस आज जो है 10वां आयुर्वेद दिवस पे यहाँ से अपन को सीख के जाना है, क्योंकि आप ही इस देश का आगे भविष्य है। ये बात को हम कह के और माननीय अध्यक्ष महोदय और प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने अपना इतना समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आगे हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। बैग यहीं छोड़कर रैली के लिए आपको सिर्फ रोड तक बाहर नहीं जाना है, अपने विद्यालय के ही रोड पर लाइन से निकलना है। 2 लाइन, बैग यहीं छोड़ देना है, बाकी बच्चे यहीं बैठेंगे, कोई उठ के जाएगा नहीं। सोनम, आकाश, रिछारिया जी और सुरभि, आप लोग प्रसंग में बैनर बच्चों को देना था, यहाँ लगा दिया तुम लोगों ने। और जो भी हमारे साथी आवाज सुन रहे हो, समय